नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके मैराथन कोर्स का आज ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज में चमोली जनपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए टारगेट दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको चमोली जनपद इसी लेक्चर में कंप्लीट कराया जाएगा। टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। चमोली जनपद का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, चमोली जनपद के प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मेले, नदी तंत्र, जलप्रपात, कुंड, पर्वत, घाटी, गुफा, जो भी प्रमुख संस्थान है चमोली में, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार, समसामयिक घटना पिछले 2-3 सालों की चमोली जनपद से संबंधित, वो भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में चमोली जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और साथ ही साथ इस लेक्चर के डिटेल्स नोट्स और उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स विद एमसीक्यू आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डिटेल्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स की और विद एमसीक्यू विद मैप की। तो लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं दोस्तों चमोली जनपद के इतिहास से। चमोली के इतिहास में अगर बात करें तो चमोली के माणा यानी प्राणा गांव का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और इस माणा या प्राणा गांव में ऋग्वेद में ये उल्लेख मिलता है कि इसी माणा या प्राणा गांव में जल प्रलय के बाद सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ था। तो ऋग्वेद में चमोली के किस गांव का उल्लेख मिलता है? माणा या प्राणा गांव का उल्लेख मिलता है। चमोली के माणा गांव में व्यास गुफा भी है, और ऐसा माना जाता है कि इसी व्यास गुफा में महाभारत काल में वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। चमोली का जो प्राचीन नाम है वो है लाल सांगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि चमोली का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है दोस्तों लाल सांगा। सभी जनपदों के प्राचीन नाम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर नोट करने हैं। उसके बाद चमोली में एक महत्वपूर्ण स्थल है जोशीमठ, जो कि कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। कत्यूरी राजवंश के बारे में आपको कई बार बता रखा है। तो कत्यूरी राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो चमोली के जोशीमठ में हुआ करती थी। उसके बाद जो पंवार वंश था यहाँ पे गढ़वाल में, गढ़वाल के पंवार वंश की जो नींव पड़ी थी वो चमोली के चांदपुर गढ़ से पड़ी थी। चमोली में एक चांदपुर गढ़ नामक एक गढ़ हुआ करता था, जहां का शासक था भानु प्रताप। जब पंवार नरेश कनकपाल यहाँ पे आता है तो भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कराया, और इस प्रकार कनकपाल जो कि चांदपुर गढ़ में नींव डालता है परमार वंश की। और चांदपुर गढ़ के ही दोस्तों ऊपर एक गढ़ है कौनपुर गढ़, जिसको वहां के लोग ये मानते हैं कि ये जो कौनपुर गढ़ है ये किसका गढ़ है? पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल का गढ़ है वहां पे कौनपुर गढ़। तो इस प्रकार से पंवार वंश की भी नींव कहां से पड़ी? चमोली के चांदपुर गढ़ से। उसके बाद चमोली जनपद की स्थापना होती है 24 फरवरी 1960 को, और चमोली जनपद का जो वर्तमान में मुख्यालय वो कहाँ है? गोपेश्वर में है। गोपेश्वर, इससे पहले वैसे चमोली का जो मुख्यालय था वो चमोली में ही था, लेकिन 1970 में चमोली जिले में बाढ़ आती है, चमोली में बाढ़ आती है, जिसके कारण चमोली से चमोली का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? गोपेश्वर में स्थानांतरित किया जाता है। तो वर्तमान में चमोली जनपद का मुख्यालय दोस्तों गोपेश्वर। तो ये इस प्रकार से इतिहास था चमोली जनपद का। अब हम यहाँ पे चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चमोली जनपद के पड़ोसी कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पे देखो, पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें तो चमोली के पूर्व में यहाँ पे पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जनपद। उसके बाद यहाँ पे बागेश्वर है, बागेश्वर जनपद। ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। इस सीमा में आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ये हो जाएगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग से सीमा बनाता है, और ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी, और ये हो जाएगा चीन तिब्बत। तो इस प्रकार से जो सीमा है, भौगोलिक सीमा है चमोली जनपद की, वो इस प्रकार से है। इसके पूर्व में 2 जनपद हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। उसके बाद पश्चिम में यहाँ पे आप देखोगे उत्तरकाशी है और रुद्रप्रयाग है। फिर उत्तर में यहाँ पे देखो ये चीन से सीमा बनाता है, चीन से सीमा बनाता है चमोली जनपद, और दक्षिण में है अल्मोड़ा और पौड़ी। तो अब देखो ये कुल मिला के कितने उत्तराखंड के कितने जनपदों से सीमा बना रहा है? 6 जनपदों से।
पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है चमोली जनपद किस देश से? तो चीन से, चीन तिब्बत से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चमोली जनपद का। कई जगह ये भी बताया गया है कि चमोली जनपद का क्षेत्रफल ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तराखंड का, लेकिन आयोग के अनुसार दोस्तों उत्तरकाशी जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तराखंड का। तो जब भी प्रश्न आता है तो आपको उत्तरकाशी मान के चलना है। उसके बाद नेशनल हाईवे की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरते हैं, NH7 और NH109। NH7 जो कि देहरादून, रुद्रप्रयाग और कहां तक जाता है? कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, माणा तक। अंतिम सीमावर्ती गांव है माणा, जो चमोली जनपद का अंतिम सीमावर्ती गांव है माणा, यहां तक ये NH7 जाता है और ये उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH7 का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो वो है NH58। NH7 की राज्य में जो कुल लंबाई है वो है 380.8 किलोमीटर और ये इस प्रकार से राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम NH58 आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और जो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH109। ये आपका कुमाऊं से आता है, रुद्रपुर, हल्द्वानी से होते हुए फिर नैनीताल, रानीखेत, गैरसैंण जाता है ये। और फिर ये देखो, ठीक है, मतलब ये मैं चमोली से शुरुआत कर रहा हूँ, कर्णप्रयाग से आदि बद्री, फिर ये गैरसैंण जाएगा और फिर रानीखेत, अल्मोड़ा, नीचे कुमाऊं तक, रुद्रपुर तक जाएगा। इसका नाम है NH109 और इसका पुराना नाम है NH87। इसको मैं बाद में जब मैप के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर वो हम अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। तो चमोली जनपद का जो मैप है उसमें मैं आपको नेशनल हाईवे दिखाऊंगा कि इस नेशनल हाईवे के किनारे कौन कौन से नगर है और कहां कहां से ये जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में, हमने बात कर ली। अब यहाँ पे बात करेंगे चमोली जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक बार मैप के माध्यम से यहाँ पे समझा देता हूँ कि कौन सा स्थल कहाँ पर है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। और बाद में हम यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है उसके बाद दोबारा मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहले नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो ये है NH7। ये अभी कहाँ से आ रहा है? रुद्रप्रयाग से, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चमोली जनपद की बात कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद से इंटर करता है चमोली में और यहाँ पे कर्णप्रयाग से होते हुए और ये यहाँ पे नंदप्रयाग से होते हुए फिर ये गोपेश्वर, चमोली, ठीक है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ रहा है जोशीमठ और फिर यहाँ से देखो ये यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर है और ये है जो चमोली जनपद का अंतिम सीमावर्ती गांव है माणा गांव। तो माणा गांव तक जाता है NH7। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 जो कि बद्रीनाथ। अब देखो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि बद्रीनाथ में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? तो NH7। और अंतिम जो सीमावर्ती गांव है चमोली जनपद का माणा गांव, वहां तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? तो ये भी NH7 है। बाकी जो NH109 था वो यहाँ से कर्णप्रयाग से आदि बद्री होते हुए, गैरसैंण होते हुए और ये कहाँ जाता है? अल्मोड़ा, और फिर वो नीचे कहाँ जाएगा? रुद्रपुर, उधम सिंह नगर तक जाता है NH109। अब यहाँ पे प्रमुख स्थल देखो, ठीक है, मैप के माध्यम से कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। यहाँ पे ये गैरसैंण है और इसीलिए गैरसैंण को दोस्तों केंद्र बिंदु माना जाता है कुमाऊं का और गढ़वाल का। तो इसीलिए जब भी उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था तो गैरसैंण को इसीलिए कहा गया था कि इसको राजधानी बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है कुमाऊं के भी और गढ़वाल के भी। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे ये कुमाऊं शुरू हो जा रही है, अल्मोड़ा है, ये बागेश्वर है। तो जो यहाँ पे दक्षिणी जनपद भी है उत्तराखंड के, उनके लिए भी यहाँ पे सेंटर में पड़ जाएगा। और जो ये उत्तरी जनपद भी है, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, टिहरी हो गया, उनके लिए भी ये सेंटर में है। और अगर आप बात करेंगे देहरादून की, तो देहरादून बिल्कुल सबसे पश्चिमी जनपद है उत्तराखंड का। तो अगर इधर पिथौरागढ़ की बात करें, बागेश्वर, अल्मोड़ा, कुमाऊं क्षेत्र के लिए देहरादून अत्यधिक दूर हो जाता है। तो इसीलिए गैरसैंण एक केंद्र बिंदु था गढ़वाल और कुमाऊं का, इसीलिए यहाँ पे गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की गई थी। अब यहाँ पे देखो, अभी वर्तमान में जो देहरादून राजधानी वो अस्थायी राजधानी है, ठीक है। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया जा चुका है। फिर अभी गैरसैंण के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये गैरसैंण था यहाँ पे, ये नारायणगढ़ यहाँ पे, ये आदि बद्री मंदिर है यहाँ पे, पंच बद्रियों में से एक आदि बद्री। यहाँ पे कुलसारी नामक स्थान है, ये ग्वालदम है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो उसके बाद ये पोखरी नामक स्थान है, कर्णप्रयाग है, ये है नंदप्रयाग।
उसके बाद ऊपर यहाँ पे गोपेश्वर है, यहाँ पे था चमोली जो कि पहले चमोली जनपद का मुख्यालय हुआ करता था। यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पे जोशीमठ है दोस्तों। फिर यहाँ से एक गोविंद घाट है जहाँ पे लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ये उर्गम घाटी है चमोली जनपद की। तो उर्गम घाटी कौन से जनपद में है, तो वो है चमोली जनपद में। यहाँ पे मंदिर भी आप देख सकते हैं, ये है कल्पेश्वर महादेव मंदिर। जो पंच केदार है उनमें से 2 केदार कहाँ है, चमोली। तो एक कल्पेश्वर महादेव मंदिर ये है और एक है रुद्रनाथ। तो 2 केदार चमोली में है, जबकि जो 3 केदार हैं वो आपके रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद यहाँ पे देखो बद्रीनाथ मंदिर यहाँ पे है। बद्रीनाथ मंदिर के ही थोड़े ऊपर ब्यास गुफा है। उसके ऊपर यहाँ पे माणा गांव है। माणा गांव में मुचकुंद गुफा है। और घस्तौली बुग्याल ये भी आपका माणा गांव के ऊपर ही है। यहाँ पे ये कामेट पर्वत है दोस्तों, ये नंदा देवी पर्वत है, ये आपका नीति दर्रा हो जाएगा, ये आपका कामेट पर्वत हो गया, माणा दर्रा ये है यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखो मैप में दोस्तों बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। ये मैप आपको जो डिटेल्स वाली है पीडीएफ है इसमें ही देखने को मिल जाएगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस डिटेल्स वाली पीडीएफ का, तो वहां पे आपको ये मैप के साथ डिटेल्स नोट्स भी मिल जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पर्यटक स्थल और चमोली जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे गोपेश्वर की। गोपेश्वर जो कि चमोली जनपद का क्या है, मुख्यालय है। 1960 में चमोली जनपद की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय बना जाता है चमोली को। अभी मैंने मैप के माध्यम से भी आपको बताया था। लेकिन चमोली में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण 1970 में चमोली में चमोली जनपद का मुख्यालय हुआ करता था, उसको कहां बनाया जाता है, गोपेश्वर बनाया जाता है। तो गोपेश्वर 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय बनाया गया। गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है गोपीनाथ मंदिर। ये कहाँ है, गोपेश्वर में है। और मान्यताओं के अनुसार जो गोपेश्वर का नाम पड़ा वो श्री कृष्ण के नाम पर पड़ा है। गोपेश्वर में एक कुंड भी है दोस्तों, वैतरणी कुंड, और इस वैतरणी कुंड को रति कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण कुंड है दोस्तों, वैतरणी कुंड या रति कुंड कहाँ स्थित है, तो यह है आपका गोपेश्वर में। और गोपेश्वर से कुछ ही दूर पर एक गांव है जिसका नाम है सगर गांव। सगर गांव कहाँ है, तो चमोली के गोपेश्वर में। दूसरा स्थल है यहाँ पे जोशीमठ। जोशीमठ जो कि प्राचीन में कभी कत्यूरी राजाओं की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। कत्यूरी राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, वो जोशीमठ में ही थी। जोशीमठ से उनके अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कत्यूरी राजाओं के। ऐसा माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक मठ की स्थापना की थी। और यहाँ पे जब उन्होंने मठ की स्थापना की उसका नाम रखा गया श्रीमठ। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य जी को आत्म ज्योति की प्राप्त हुई थी, तो इसलिए इस श्रीमठ का नाम क्या रखा गया, ज्योतिर्मठ। आत्म ज्योति की प्राप्ति होने के कारण इस श्रीमठ का नाम पड़ा ज्योतिर्मठ। और बाद में इसी ज्योतिर्मठ से ये जोशीमठ नाम निकल के आया है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। और शंकराचार्य जी ने इस ज्योतिर्मठ में अपने शिष्य त्रोकटाचार्य को ज्योतिर्मठ का पहला शंकराचार्य प्रतिष्ठित किया था। तो ज्योतिर्मठ का पहला शंकराचार्य कौन था, वो था त्रोटकाचार्य जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य थे। यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने दोस्तों 2 प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना की थी, पूर्णगिरि देवी पीठ और नरसिंह मंदिर। नरसिंह मंदिर ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है जोशीमठ का, क्योंकि जो बद्रीनाथ का जब शीतकालीन में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास है वो है जोशीमठ का नरसिंह मंदिर। आगे बढ़ते हैं तो इस नरसिंह मंदिर में तिमुंडा मेले का भी आयोजन किया जाता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। और बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं वो है आपका जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो प्रसिद्ध स्थल है वो है गैरसेन। गैरसेन जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि गैरसेन गढ़वाल एवं कुमाऊं का केंद्र बिंदु है। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी ये बता दिया है कि गैरसेन कहाँ है, बिल्कुल चमोली के दक्षिण में और अल्मोड़ा के ठीक ऊपर। तो ये बिल्कुल केंद्र बिंदु है कुमाऊं और गढ़वाल का, इसीलिए गैरसेन को राजधानी बनाने की मांग लगातार की जाती है। और जब उत्तराखंड का पृथक राज्य का सपना देखा गया था तो उस समय यही सोचा गया था कि गैरसेन को ही उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। लगातार तब से अभी तक देहरादून ही राजधानी है
उत्तराखंड की। और देहरादून एक अस्थायी राजधानी है, ये आप सभी जानते होंगे भली भांति। गैरसैंण में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने सर्वप्रथम गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी का प्रस्ताव रखा था। तो गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो सर्वप्रथम ख्याल आया था या सर्वप्रथम विचार रखा था वो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी ने रखा था। उसके बाद जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। और हाल ही में दोस्तों 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और 15 अगस्त 2020 को इन्होंने गैरसैंण में तिरंगा भी फहराया था। तो गैरसैंण में तिरंगा फहराने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे त्रिवेंद्र रावत। ये करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गैरसैंण में तिरंगा फहराया। तो 15 अगस्त 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट जो स्थल है वो है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, क्योंकि यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा एवं पिंडर नदी का। अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन कहाँ पर होता है? तो कर्णप्रयाग में ये होता है। कर्णप्रयाग को कर्ण की तपस्थली भी कहा जाता है और यहाँ पे एक कर्ण मंदिर भी स्थित है। और कर्णप्रयाग में एक अन्य प्राचीन मंदिर है उमा देवी मंदिर। उमा देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ है? ये है आपका कर्णप्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट स्थल है यहाँ पे ग्वालदम। ग्वालदम कहाँ पर है? ये मैंने आपको मैप में भी बता दिया था। ग्वालदम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है चाय और सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है चमोली का ग्वालदम। और 1970 में दोस्तों ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो इस एसएसबी की प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1970 में ग्वालदम में की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे माणा गांव। माणा गांव जो कि भारत का इसको अंतिम सीमावर्ती गांव भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी गांव नहीं है। माणा गांव भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव है। और माणा गांव लगभग बद्रीनाथ से 3 या 4 किलोमीटर आगे स्थित है। माणा गांव में दोस्तों एक प्रयाग है केशव प्रयाग। ये पंच प्रयागों में से नहीं आता है, ठीक है, लेकिन केशव प्रयाग कहाँ है? तो ये है आपका माणा गांव में। इस केशव प्रयाग में सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। सरस्वती एवं अलकनंदा का संगम स्थल है केशव प्रयाग, जो कि माणा गांव में स्थित है। इसी माणा गांव में दोस्तों सरस्वती नदी पर एक विशाल शिलाओं से निर्मित भीम पुल भी है, जिसको माना जाता है कि महाभारत काल में भीम ने इस पुल का निर्माण कराया था, जब पांडव यहाँ पे हिमालय की यात्रा की ओर जा रहे थे, स्वर्ग की यात्रा की ओर। तो वो उत्तराखंड से गए थे और यहाँ पर इन्होंने भीम पुल का निर्माण सरस्वती पर किसने कराया था? भीम ने कराया था। माणा गांव में आपको व्यास गुफा देखने को मिलती है, मुचकुंद गुफा देखने को मिलती है। व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी ऐसा माना जाता है, जबकि जो मुचकुंद गुफा है ये भी आपकी कहाँ है? माणा गांव में स्थित है। और ऋग्वेद में माणा यानी प्राणा गांव का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो यह है आपका अंतिम सीमावर्ती, भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव माणा। उसके बाद यहाँ पे अन्य पर्यटक स्थल है ओली। ओली ये भी एक प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों चमोली में, और ये साहसिक खेलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जो स्कीइंग खेल होते हैं साहसिक खेल, उसके लिए ओली काफी प्रसिद्ध है। ओली से डायरेक्ट 2 प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओली में रज्जु मार्ग यानी ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो जुलाई 1983 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ओली में रज्जु मार्ग यानी ओली परियोजना का शुभारंभ किया था जुलाई 1913 को। ओली के पास एक बुग्याल है जिसका नाम है गुरसो बुग्याल। और ओली में स्कीइंग खेल महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी वो 1987 में की गई थी। तो ये ओली नामक प्रसिद्ध स्थल ये भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद है गोचर। गोचर जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गोचर में एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो कि उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है, क्योंकि ये काफी समय से लगता आ रहा है, तो इसलिए एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है गोचर। इस मेले की शुरुआत की गई थी 1943 में। तत्कालीन जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी। अब देखो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन से उत्तराखंड जीके में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक और प्रश्न आप यहाँ पे ऐड कीजिए। 1943 में
गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा। और इस मेले का आयोजन किया जाता है लगभग 14 से 20 नवंबर के आसपास, यानी नवंबर माह में। तो ये दोस्तों कुछ प्रसिद्ध स्थल थे, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल थे चमोली जनपद के। तो चमोली जनपद के अगर आप सभी पर्यटक स्थलों में, इन सभी पर्यटक स्थलों में अभी हम घूम चुके हैं। अब हम घूमते हैं चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों में। शुरुआत करेंगे बद्रीनाथ धाम से। बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो देखो चमोली में पंचबद्री है, उत्तराखंड में पंचबद्री है, पंच केदार हैं। तो इनमें से जो पंचबद्री हैं वो पूरे के पूरे बद्री चमोली में, यानी पांचों के पांचों बद्री कहाँ है? चमोली में है। जबकि पंच केदारों की अगर बात की जाए तो 3 केदार रुद्रप्रयाग में है और 2 केदार चमोली में। तो शुरुआत हम यहाँ पे पंचबद्री से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ की, जिसको विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। और बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। और पुराणों में बद्रीनाथ को क्या कहा जाता है? तो योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम और विशाल बद्री कहा जाता है पुराणों में बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ मंदिर किन 2 पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य प्रतिमा है उसको कहां से निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया था? तो बद्रीनाथ मंदिर के बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित है नारद कुंड। यहां से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य प्रतिमा है उसको निकाला था नारद कुंड से और बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया था। बद्रीनाथ मंदिर को दोस्तों पूर्ण भव्य बनाने का जो श्रेय जाता है वो कत्यूरी शासकों को जाता है। जबकि जो पंवार वंश के शासक थे राजा अजयपाल, इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? 3 भाग, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। और गर्भगृह में भगवान की क्या होती है? मूर्ति होती है। और भगवान विष्णु की इस गर्भगृह में शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी है उनको कहा जाता है रावल। और बद्रीनाथ मंदिर किस शैली से निर्मित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शंकुधारी शैली से निर्मित है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर के जब कपाट बंद हो जाते हैं शीतकाल में, जैसे आप सभी जानते हैं सभी धामों के लगभग शीतकाल में कपाट बंद किए जाते हैं। तो शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर के जब कपाट बंद किए जाते हैं तो बद्रीनाथ की पूजा कहाँ की जाती है? जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में। तो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर जो कि बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है। तो ये था दोस्तों यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के निकट कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। जैसे पंचशिलाएं हो गई, पंचकुंड, पंचधाराएं और प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है बद्रीनाथ मंदिर के निकट में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। और उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अधिक से अधिक दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करते हैं उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का मोटिवेशन दोस्तों मिलता है। मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे, 1-1 घंटे की वीडियो, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। क्योंकि दोस्तों देखो चमोली जनपद एक बहुत बड़ा जनपद है। इसमें मैं चाहता तो 2 या 3 वीडियो बन सकती थी 30 से 40 मिनट की। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है दोस्तों कि कंप्लीट एक दिन में आपको एक जनपद कराना है, जिससे आपका सिलेबस उत्तराखंड जीके का हो या इंडियन जीएस का हो, वो मैं आपको समय से पहले कंप्लीट करा दूं। उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराना है, प्रैक्टिस भी आपको करानी है। तो जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए दोस्तों आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बाकी इसके डिटेल्स वाले जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां से दोस्तों उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके डिटेल्स वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in। तो बद्रीनाथ मंदिर के निकट जो पंचशिलाएं वो कौन कौन सी है? गरुड़ शिला, नारद शिला, नरसिंह शिला, मार्कंडे शिला और ब्रह्म कपाल शिला। ये 5 शिलाएं जिनको पंचशिलाएं कहा जाता है, ये बद्रीनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है। पंचकुंड कौन कौन से हैं? अब देखो कुंड तो बहुत सारे हैं चमोली में। सबसे ज्यादा अगर हम कुंडों की बात की जाए तो वो चमोली जनपद में ही है।
लेकिन चमोली जनपद में भी पंचकुंड कौन कौन से हैं जो पंचकुंड में शामिल है, तो वो है नारद कुंड, तप्त कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। ये भी आपके बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निकट में ही स्थित है। उसके बाद पंच धाराएं कौन कौन सी है? उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, कुर्म धारा और प्रहलाद धारा। ये पंच धाराएं भी बद्रीनाथ के निकट ही स्थित है। और प्रमुख गुफाएं स्कंद गुफा, गरुड़ और राम गुफा, ये भी बद्रीनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य, अभी क्योंकि देखो अभी तो हमने सिर्फ पंच बद्री है ना उत्तराखंड में, वो भी चमोली में, तो हमने अभी केवल विशाल बद्री की बात की, यानी एक बद्री की। अभी हम 4 अन्य बद्रियों की बात करने वाले हैं अभी जस्ट यहाँ पे। दूसरे जो बद्री है वो है आदि बद्री। आदि बद्री कहाँ है? तो ये आपका कर्णप्रयाग के निकट स्थित है और यहाँ पर 16 छोटे मंदिरों का समूह है आदि बद्री में। आदि बद्री में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है, नोठा कौथिग। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि नोठा कौथिग का संबंध किस बद्री से है? तो आदि बद्री से, क्योंकि नोठा कौथिग का आयोजन किया जाता है आदि बद्री से। उसके बाद है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री ये लगभग जोशीमठ से 17-18 किलोमीटर दूर तपोवन से आगे सुभई गांव में स्थित है और यहाँ पर भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति नजर आती है। भगवान विष्णु की आधी आकृति की मूर्ति कहाँ पर नजर आती है? तो भविष्य बद्री में। अब यहाँ पे भविष्य बद्री में ये आधी आकृति की मूर्ति क्यों है भगवान विष्णु की? इस पर भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब घोर कलयुग आएगा तो जो वर्तमान में जो बद्रीनाथ धाम आप देख रहे हैं वहां से मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वो उस समय जब घोर कलयुग आएगा तो भविष्य बद्री में ये जो आधी आकृति की मूर्ति है ये पूर्ण हो जाएगी और यहीं पर बद्री विशाल के दर्शन किए जाएंगे। अभी जो बद्री विशाल है वो कहाँ है, जिनको विशाल बद्री भी कहा जाता है, वो मुझे मुख्य धाम है बद्रीनाथ धाम, 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। लेकिन घोर कलयुग आने के समय वो मूर्ति वहां से, बद्रीनाथ जी की मूर्ति वहां से विलुप्त हो जाएगी और यहाँ पे जो भविष्य बद्री में ये आधी आकृति की मूर्ति है ये पूर्ण रूप से नजर आएंगी और यहीं पर हम विशाल बद्री जी की क्या कर पाएंगे? दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों भविष्य बद्री, नाम ही इसका क्या है? भविष्य बद्री, यानी बद्रीनाथ के दर्शन यहाँ पे भविष्य में किए जाएंगे। उसके बाद है वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री कहाँ है? ये जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर दूर अनीमठ नामक स्थान पर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, तो इसलिए इस बद्री का नाम क्या पड़ गया? वृद्ध बद्री पड़ गया। उसके बाद यहाँ पे योग ध्यान बद्री। ये भी लगभग जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है और पांडुकेश्वर में यानी यहाँ पे सब माना जाता है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो यहाँ पे इस बद्री का नाम क्या है? योग ध्यान बद्री। तो दोस्तों ये थे अभी तक यहाँ पे पंच बद्री। अब हम बात करेंगे पंच केदारों के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि पंच केदारों में से हम यहाँ पे सिर्फ 2 केदारों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पंच केदारों में से केवल 2 केदार हैं चमोली में, बाकी जो 3 केदार हैं वो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जब मैं आपको रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में पढ़ाऊंगा तो उन 3 केदारों के बारे में उसमें चर्चा की जाएगी। पंच केदारों में से 2 केदार चमोली में है। कौन कौन से हैं? तो एक थे रुद्रनाथ और एक है कल्पेश्वर। मैप के माध्यम से ही मैंने आपको बता दिया है कि रुद्रनाथ कहाँ है और कल्पेश्वर कहाँ पे है। रुद्रनाथ जो कि पंच केदारों में से 4था केदार है आपका रुद्रनाथ, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है, इसलिए इस केदार का नाम क्या है दोस्तों? वो है रुद्रनाथ। और रुद्रनाथ का जो शीतकालीन आवास है, यानी शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर का पूजा स्थल कौन सा है? तो वो है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। उसके बाद जो अंतिम जो केदार है पंच केदारों में से जो 5वां केदार है चमोली में है वो है आपका कल्पेश्वर। ये आपका पंच केदारों में से अंतिम केदार है और इस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की यानी कल्प की पूजा की जाती है। कल्प यानी जटाओं की पूजा की जाती है, तो इसलिए इसका नाम कल्पेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर के कपाट दोस्तों वर्ष भर खुले रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो पंच केदार हैं उनमें से 4 केदारों के जो कपाट हैं वो शीतकाल में बंद किए जाते हैं, लेकिन कल्पेश्वर दोस्तों एकमात्र पंच केदारों में से एकमात्र पंच केदार है, एकमात्र केदार है
जहां पर क्या है, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ऐसा कौन सा केदार है जो कि जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो वह है आपका कल्पेश्वर। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अनुसुईया देवी मंदिर, ये आपका गोपेश्वर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है यहाँ पे। और अनुसुईया देवी मंदिर के निकट अत्रि मुनि का आश्रम भी स्थित है। उसके बाद गोपीनाथ मंदिर, ये आपका गोपेश्वर में है। पूर्णगिरी देवी मंदिर, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका जोशीमठ में है। नरसिंह मंदिर, ये भी जोशीमठ में है। और नरसिंह मंदिर जो कि बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है, नरसिंह मंदिर। और इसी नरसिंह मंदिर को दोस्तों नरसिंह बद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कर्णप्रयाग, कर्ण मंदिर, ये कर्णप्रयाग में है। उमा देवी मंदिर, ये भी कर्णप्रयाग में है। लवकुश मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र सूर्य मंदिर जो कि चमोली में है, उसका नाम है कुलसारी का सूर्य मंदिर। और लाटू देवता मंदिर, ये भी आपका चमोली में है। इस लाटू देवता मंदिर की विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पर पुजारियों द्वारा जो पूजा की जाती है वो आंखों में पट्टी बांधकर की जाती है। तो ये लाटू देवता मंदिर चमोली के देवाल ब्लॉक में स्थित है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, क्योंकि पंच बद्री हैं उत्तराखंड में, और साथ ही साथ 2 अन्य बद्री भी है दोस्तों, वही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। एक है आपका नरसिंह बद्री जो कि जोशीमठ में है। नरसिंह बद्री ये इनमें नहीं आता, ठीक है, ये पंच बद्रियों में नहीं आता। तो यहाँ पे ये छठा आप लिखिए और ये 7वां लिखिए ध्यान बद्री। अगर सिर्फ पंच बद्री के बारे में पूछा जाता है और पूछा जाता है प्रश्न कि पंच बद्री कौन कौन से हैं, तो विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री। जबकि 2 अन्य बद्री भी हैं चमोली में। नरसिंह बद्री ये आपका जोशीमठ में है, और बद्रीनाथ धाम का जो शीतकालीन आवास है वो यही नरसिंह बद्री है, इसलिए इसको नरसिंह बद्री के नाम से जाना जाता है। और ध्यान बद्री ये कहाँ है? आपका उर्गम घाटी में। उर्गम घाटी में कौन सा बद्री है? तो वो है आपका ध्यान बद्री। तो ये कुछ फैक्ट्स है अन्य जो यहाँ पे आपको बताने जरूरी थे। अब एक बार यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। ये बद्रीनाथ धाम है यहाँ पे, जिसको विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है। यहां से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे योग ध्यान बद्री है, योग ध्यान बद्री ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ये भविष्य बद्री है, और यहीं पे ऐसी मान्यता है कि भविष्य में जो बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी वो यहीं पर की जाएगी। जब घोर कलयुग आएगा तो विशाल बद्री में जो बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे जो मूर्ति है वो विलुप्त हो जाएगी, और भविष्य बद्री में जो आदि आकृति की मूर्ति है विष्णु भगवान की वो यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखने लग जाएगी, और यहीं पर भगवान बद्री, भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। उसके बाद वृद्ध बद्री यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो आदि बद्री ये बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। उमा देवी मंदिर ये कर्णप्रयाग में है, यहीं पर आपका कर्ण मंदिर भी है। उसके बाद अनुसुईया देवी मंदिर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो उर्गम घाटी में है कल्पेश्वर महादेव मंदिर और रुद्रनाथ मंदिर। ये पंच केदारों में से 2 केदार चमोली में है जो, तो यहाँ पे है ये उर्गम घाटी के आसपास कल्पेश्वर महादेव मंदिर और रुद्रनाथ मंदिर। बाकी यहाँ पे ये गोपीनाथ मंदिर है दोस्तों गोपेश्वर में। तो लगभग सभी मंदिर मैं आपको बता चुका हूं, उनकी लोकेशन, वो मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चमोली जनपद के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। सबसे प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे, पहला है यहाँ पे गोचर मेला। ये चमोली जनपद का प्रसिद्ध मेला है, और ये एक व्यावसायिक मेला है, व्यवसाय के लिए काफी प्रसिद्ध है गोचर मेला। इस मेले की शुरुआत हुई थी 1943 में, 1943 में। किसके द्वारा? तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे बर्नेडी डिप्टी कमिश्नर था, तो बर्नेडी ने 1943 में गोचर मेले की शुरुआत की थी। उसके बाद दूसरा मेला है हरियाली पूड़ा मेला। ये मेला लगता है चमोली जनपद के नोटी गांव में। चैत्र मास में इस मेले का दोस्तों आयोजन किया जाता है। और जो ये मेला है मुख्य रूप से ध्यानियों के लिए यानी विवाहित कन्याओं के लिए आयोजित किया जाता है। ध्यानिया जिन्हें कहा, जो कि विवाहित कन्याएं होती हैं, उनको मायके में क्या कहा जाता है? ध्यानिया कहा जाता है गढ़वाली में। तो उनके लिए विशेष रूप से इस हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद तीसरा मेला है यहाँ पे तिमुंडा मेला। ये मेला प्रतिवर्ष लगता है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। वही नरसिंह मंदिर जो कि अभी मैंने आपको जिसके बारे में बताया था, बद्रीनाथ धाम का जो
शीतकालीन आवास है। और जब प्रतिवर्ष क्या होता है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पूर्व दोस्तों जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में तिमुंडा मेले का आयोजन किया जाता है। तिमुंडा मेला, और इसमें प्रसिद्ध होता है तिमुंडा वीर का पसवा। तो तिमुंडा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोपेश्वर जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। उसके बाद चौथा मेला है नोठा कौथिग मेला। यह आपका चमोली जनपद के नोठा में आदि बद्री में आयोजित किया जाता है, आदि बद्री मंदिर में, आदि बद्री मंदिर में। और यह आपका नरसिंह मंदिर में, मंदिर जोशीमठ में तिमुंडा मेला और नोठा कौथिग आदि बद्री मंदिर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अठवाड़ मेला, ये भी आपका चमोली का प्रसिद्ध मेला है। कुलसारी मेला थराली ब्लॉक के कुलसारी में आयोजित किया जाता है। और उमा कर्ण महोत्सव जो कि चमोली के कर्णप्रयाग में, जो यहाँ पे मंदिर है वहां पे कर्णप्रयाग में, वहां पर ये उमा कर्ण महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये कुछ प्रसिद्ध मेले थे। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मेला है रम्माण महोत्सव। यहाँ से दोस्तों कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो रम्माण महोत्सव है ये चमोली जिले के सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। लगभग 11-13 दिनों तक ये मेला चलता है। रम्माण महोत्सव में दोस्तों सबसे प्रसिद्ध है मुखोटा नृत्य किया जाता है। इस महोत्सव में मुखोटा नृत्य किया जाता है, ठीक है। वहां पे जो व्यक्ति होते हैं वो जो मतलब अभिनय करता होते हैं वो मुख में मुखोटा पहनते हैं। तो मुखोटा नृत्य किस महोत्सव में आयोजित किया जाता है? रम्माण महोत्सव में। और रम्माण महोत्सव में रामायण पाठ भी किया जाता है। उसके बाद रम्माण महोत्सव में कुछ अन्य प्रमुख जो नृत्य किए जाते हैं उनके नाम है दोस्तों यहाँ पे मालमल नृत्य, म्योर मुरण नृत्य, कुरजोगी नृत्य और बनिया बनियान नृत्य। ये कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं जो कि रम्माण महोत्सव में आयोजित किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं रम्माण महोत्सव के बारे में। वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रम्माण उत्सव का आयोजन किया था। उसके बाद 2009 में यूनेस्को ने रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया था। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा रम्माण महोत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है। जबकि 2016 में गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उस मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रम्माण की झांकी प्रस्तुत की गई थी। गणतंत्र दिवस 2016 में रम्माण की झांकी उत्तराखंड राज्य द्वारा परेड में वहां पे प्रस्तुत की गई थी राजपथ पर 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर। तो ये रम्माण महोत्सव था जहां से डायरेक्ट कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चमोली जनपद की प्रमुख यात्रा। सबसे प्रसिद्ध यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली जनपद की प्रसिद्ध यात्रा है जो लगभग 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। 12 वर्षों में एक बार आती है दोस्तों नंदा देवी राजजात यात्रा। ये नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू कहां से होती है? तो ये आपकी शुरू होती है दोस्तों चमोली के कासवा गांव से। कासवा गांव चमोली, चमोली के कासवा गांव से शुरू होती है। और यहाँ पे मतलब नोटी नामक स्थान है, ठीक है, कासवा गांव के नोटी से। और यहाँ पे जो इसका अंतिम पड़ाव रहता है, कहां तक ये यात्रा जाती है? अंतिम पड़ाव ये आपका होमकुंड तक, क्योंकि इसके बाद पूरा वो हिमालयी क्षेत्र आ जाता है जो कि नंदा का ससुराल माना जाता है। तो वहां पे नंदा की डोली को क्या किया जाता है? विदा किया जाता है। और जो चौसिंग्या खाडू है वो इसी होमकुंड से फिर आगे अकेला हिमालय की ओर प्रस्थान करता है। तो नंदा देवी राजजात यात्रा में जो 4 सींग वाला खाडू होता है जिसे चौसिंग्या खाडू कहा जाता है, ये यात्रा में शामिल किया जाता है। और होमकुंड जो कि अंतिम पड़ाव है नंदा देवी राजजात यात्रा का, यहां से चौसिंग्या खाडू अकेले आगे सफर की ओर निकल जाता है। इस नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व दोस्तों कासवा गांव के जो राजकुमार हैं वो यहाँ पे इस नंदा देवी राजजात यात्रा की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और जो कासवा गांव के जो राजकुमार हैं ऐसा माना जाता है वो टेहरी नरेश अजय पाल के छोटे भाई के वंशज हैं। तो इसलिए नंदा देवी राजजात यात्रा का जो शुभारंभ किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो चमोली जनपद की प्रसिद्ध यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा।
तो दोस्तों अभी तक हमने चमोली जनपद के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में, प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, चमोली के इतिहास के बारे में, चमोली की भौगोलिक स्थिति के बारे में और चमोली में जो प्रसिद्ध मेले और यात्राएं हैं उनके बारे में चर्चा की। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक चीज में यहाँ पे डिटेल्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न ना छूटे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली जनपद के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो देखो चमोली जो जनपद है उसकी आप सीमाएं देखते होंगे। चीन तिब्बत से लगती है, पिथौरागढ़ से लगती है, उत्तरकाशी से लगती है, बागेश्वर से लगती है। तो चमोली और चीन तिब्बत या पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और बागेश्वर के बीच जो भी दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो दर्रे पाए जाते हैं वो चमोली और तिब्बत यानी चीन के मध्य स्थित हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? बालचा दर्रा, माणा दर्रा जिसको डुंगरी लाबी कहते हैं, खिंगरी बिंगरी दर्रा, घाटरालिया दर्रा, कोई दर्रा, मुंडियार दर्रा, नीति दर्रा, सलसला, तंजुन, लमलंग और चोरहोती दर्रा। ये 11 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों चमोली तिब्बत यानी चीन के बीच। इससे मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है और एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी थी प्रमुख दर्रों पर। तो वो शॉर्ट ट्रिक दोस्तों आपको जरूर याद होगी क्योंकि कई बार मैंने आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी। किनकी नीति में कोई मुंडा चोर नहीं, इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक थी, आपको जरूर याद आ गई होगी। दूसरा जो यहाँ पे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं वो है लातू धुर्रा, बाराहोती दर्रा और मार्चयोग और टोपी धुर्रा। इसकी शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से थी कि चांदपुरगढ़ जाऊंगा और 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। 12 मार्च 12 से बाराहोती था, मार्च से मार्च योग था, टोपी से टोपी धुर्रा था और लाऊंगा से लातू धुर्रा था। तो चांदपुरगढ़ जाऊंगा, चांदपुर से चांदपुरगढ़ का है आपका चमोली और गढ़ से आगे पिथौरागढ़। तो चमोली पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं वो हैं 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। तो चांदपुरगढ़ जाऊंगा, 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी चमोली पिथौरागढ़ के बीच ये जो दर्रे हैं। उसके बाद दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी के बीच एकमात्र दर्रा कालिंदी दर्रा और चमोली और बागेश्वर के बीच जो दर्रा है वो है सुंदर ढूंगा दर्रा। ये प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों चमोली जनपद में स्थित। उसके बाद आता है यहाँ पे चमोली जनपद का नदी तंत्र। लेकिन चमोली जनपद का नदी तंत्र पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको तब बताऊंगा, उससे पहले एक बार इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ कहाँ पर उससे उसकी सहायक नदियां संगम करती है। यह है दोस्तों चमोली जनपद का मैप। इसमें जो यहाँ पे इनको मिटा देते हैं एक बार, तब जाके यहाँ पे अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो ये हो गया पूरा, ये हो गया मैप। मैप आपको डिटेल्स में नीचे लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको ये मैप मिल जाएगा उस डिटेल्स वाली पीडीएफ में। तो यहाँ पे देखो ये आपकी अलकनंदा नदी है, क्योंकि जो मुख्य नदी है चमोली में जो बहती है वो एकमात्र अलकनंदा नदी है। और जितनी भी अन्य नदियां हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों चमोली जनपद में, वो सभी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो ये अलकनंदा है। अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो होता है संतोपत हिमनद से, या यहाँ पे क्या है संतोपत ताल भी है जिसको क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों संतोपत हिमनद से किसका उद्गम होता है? अलकनंदा का उद्गम होता है। अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है केशव प्रयाग में। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि माणा गांव के ऊपर केशव प्रयाग स्थित है। केशव प्रयाग में अलकनंदा से उसकी कौन सी सहायक नदी संगम करती है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जिसका उद्गम देवताल झील से होता है। यहाँ पे एक झील है दोस्तों जिसका नाम है देवताल झील। देवताल झील से सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है और सरस्वती नदी आगे बढ़ती हुई माणा के निकट केशव प्रयाग में किसे संगम करती है? अलकनंदा से संगम करती है। इसी सरस्वती नदी पर यहाँ पे माणा गांव के ऊपर एक भीम पुल भी है। उसके बाद यहाँ पे माणा से देखो सरस्वती नदी का संगम हो गया अलकनंदा से केशव प्रयाग में। फिर अलकनंदा केशव प्रयाग से आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ में पहुंच जाती है। बद्रीनाथ में यहाँ पे एक अन्य नदी दोस्तों यहाँ पे संगम कर रही है किससे? अलकनंदा से, और उस नदी का नाम है ऋषिगंगा। ये यहाँ से जो नदी आ रही है ये आ रही है नीलकंठ पर्वत से। नीलकंठ पर्वत चमोली में है और नीलकंठ पर्वत से उद्गम होता है ऋषिगंगा का, और ऋषिगंगा यहाँ पर बद्रीनाथ में किसे संगम करिए? अलकनंदा से।
ऋषिगंगा। ऋषिगंगा वैसे कई है, ठीक है। तो एक ऋषिगंगा अलकनंदा की सहायक नदी भी है जो कि बद्रीनाथ के निकट संगम करती है अलकनंदा से। फिर बद्रीनाथ अलकनंदा के निकट है। फिर ये अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती हुई पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है, गोविंद घाट। ये यहाँ पे गोविंद घाट है। गोविंद घाट में संगम कर रही है अलकनंदा से लक्ष्मण गंगा। ये ऊपर से आ रही है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है हेमकुंड ग्लेशियर। हेमकुंड ग्लेशियर, हेमकुंड ग्लेशियर से लक्ष्मण गंगा आती है। लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोविंद घाट नामक स्थान पर किससे संगम करती है, अलकनंदा से संगम करती है। ये दोस्तों मैप के माध्यम से, मैप में सर्च करके मैंने ये मैप बनाया है, क्योंकि कई बुक्स में मैंने देखा है कि लक्ष्मण गंगा को शायद प्रथम नदी बताया गया है, अलकनंदा की प्रथम सहायक नदी। लेकिन अगर आप मैप में देखोगे तो सबसे पहले सरस्वती संगम कर रही है, फिर ऋषिगंगा, फिर लक्ष्मण गंगा। ये तो बहुत नीचे गोविंद घाट में संगम कर रही है लक्ष्मण गंगा, किससे, अलकनंदा से। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लक्ष्मण गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदी जैसे पुष्पावती नदी। फिर लक्ष्मण गंगा से संगम करके अलकनंदा गोविंद घाट से आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है विष्णु प्रयाग में। पहला प्रयाग, पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे किस किस नदी का संगम होता है, यहाँ पे होता है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम। ये अलकनंदा आ रही है ऊपर से गोविंद घाट से विष्णु प्रयाग, और धौली गंगा यहाँ से इधर से आ रही है। अब पहले धौली गंगा के बारे में देख लेते हैं कि धौली गंगा, इसको पश्चिमी धौली गंगा कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा आपको नोट करना है। पश्चिमी धौली गंगा का जो उद्गम होता है वो धौलागिरी श्रेणी से होता है, धौलागिरी श्रेणी। और अब देखो ये जो पश्चिमी धौली गंगा है दोस्तों, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा, गणेश गंगा और गिरथी गंगा। ये ऋषि गंगा इधर से आ रही है, और ये ऋषि गंगा जो आती है ये रैणी नामक स्थान पर संगम करती है पश्चिमी धौली गंगा से। तो एक ऋषि गंगा तो अलकनंदा की सहायक नदी है, और एक ऋषि गंगा पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और ये पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, तो अलकनंदा की। वो ये वही ऋषि गंगा है दोस्तों जिस पर पिछले साल 2021 में वहां पे ग्लेशियर भी जिसका टूटा था वहां पर, और जिसके कारण उसमें बाढ़ भी आई थी ऋषि गंगा पर। तो यहाँ ये रैणी नामक स्थान पर वो बाढ़ आई थी इधर से, ठीक है। यहाँ से ये धौली गंगा आ रही है, यहाँ से ऋषि गंगा आ रही है, रैणी पर संगम कर रही है, और फिर आगे बढ़ रही है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से संगम करती है। फिर यहाँ से जोशीमठ से आगे होते हुए और अलकनंदा पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है, चमोली से होते हुए गोपेश्वर से। अब यहाँ पे विरही नामक स्थान पे विरही गंगा भी संगम करती है अलकनंदा से। तो विरही गंगा भी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। और साथ साथ पाताल गंगा और गरुड़ गंगा ये भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। फिर विरही से आगे बढ़ते हुए ये पहुंच जाती है आपकी नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में कौन सी नदी संगम कर रही है, नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है नंदा घुंघटी हिमनद से। नंदा घुंघटी हिमनद से यहाँ से उद्गम हो रहा है, और फिर ये नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम हो रहा है। तो नंदप्रयाग आपका दूसरा प्रयाग हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रयाग, कर्णप्रयाग, जहां पे पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। ये पिंडर नदी कहाँ से आ रही है, तो ये पिंडारी बागेश्वर से आ रही है। जो पिंडर नदी ये पिंडारी बागेश्वर से, पिंडारी ग्लेशियर जो कि कहाँ है आपका, बागेश्वर में है। तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। फिर ये बागेश्वर से चमोली में एंटर करती है, थराली कुरसारी होते हुए, नारायण नगर होते हुए, और फिर पहुंच जाती है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग ये अलकनंदा से संगम करती है। पिंडर नदी की सहायक नदियां हैं आटागाड़, प्राणवती, ज्ञान गंगा। ये अभी मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको बताऊंगा वहां पे, तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा। फिर कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में ये फिर जो भी अन्य नदियां इसकी सहायक नदियां होंगी वो हम रुद्रप्रयाग जनपद में चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट रिवर सिस्टम इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अलकनंदा का किस प्रकार से वो चमोली जनपद में बह रही है। अब दोस्तों आप यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से भी चमोली जनपद का रिवर सिस्टम नदी तंत्र नोट कर सकते हैं। अलकनंदा नदी जिसका उद्गम होता है संतोपत हिमनद से, और इसकी सहायक नदियां दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। सरस्वती नदी जिसका उद्गम हो रहा है देवताल झील से, और अलकनंदा से ये संगम करती है केशव प्रयाग में। उसके बाद यहाँ पे ऋषिगंगा है जिसका उद्गम होता है नीलकंठ पर्वत से, और ये अलकनंदा से संगम करती है बद्रीनाथ में।
उसके बाद लक्ष्मण गंगा है जिसको हेमगंगा भी कहा जाता है। हेमकुंड ग्लेशियर के निकट से ये निकलती है और गोविंद घाट में अलकनंदा से संगम करती है। उसके बाद पश्चिमी धौलीगंगा धौलीगिरी श्रेणी यानी नीति दर्रा धौलीगिरी श्रेणी से ये इसका उद्गम होता है और अलकनंदा से संगम होता है विष्णुप्रयाग में। फिर बारखिले नदी ये तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से निकलती है और अलकापुरी में अलकनंदा से संगम करती है। फिर नंदाकिनी नंदा घुंघटी हिम्मत से निकलती है और नंद प्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। और नेक्स्ट है पिंडर नदी, पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम होता है बागेश्वर से, कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा से संगम करती है। तो ये कंप्लीट रिवर सिस्टम दोस्तों हो चुका है यहाँ पे अलकनंदा नदी का। पिंडर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आटागाड़, प्राणवती और ज्ञान गंगा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? पिंडर नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि नंदाकिनी की जो सहायक नदी है उनमें से है चुपलागाड़, गौरी नदी और मोलागाड़। ये सहायक नदी है नंदाकिनी की। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली जनपद के प्रमुख झील और तालों के बारे में। काफी ज्यादा ताल है दोस्तों चमोली जनपद में। तो कौन कौन से यहाँ पे, वैसे सर्वाधिक अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो सर्वाधिक ताल वो चमोली जनपद में ही देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होमकुंड का है तो ये आपका चमोली में है। और यहाँ पे जो होमकुंड है ये नंदा देवी राजजात यात्रा होती है उसका ये अंतिम पड़ाव है, क्योंकि यहीं पे निकट पर एक चबूतरे पर डोली रखी जाती है नंदा देवी की, क्योंकि अंतिम पड़ाव है ये होमकुंड के निकट। और इसी स्थान से नंदा राजात यात्रा में जो चौसिंग्या खाड होता है वो आगे बढ़ता है अकेले हिमालय की ओर। दूसरा है संतोपत ताल, ये बद्रीनाथ से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसी संतोपत ताल से दोस्तों, या क्योंकि संतोपत ताल के निकट ही आपका क्या है, संतोपत हिमनद भी है। तो अलकनंदा का जो उद्गम होता है, अलकनंदा का उद्गम वो संतोपत ताल या संतोपत हिमनद से ही होता है। इस ताल के 3 कोण है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इन 3 कोणों के नाम क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि इन तीनों कोणों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। और इसी संतोपत ताल के निकट सूर्य कुंड और चंद्रकुंड नामक 2 कुंड भी स्थित हैं। उसके बाद आता है विरही ताल, ये भी आपका कहाँ है, चमोली में है। उसके बाद दोस्तों विष्णु ताल है। उसके बाद लोकपाल हेमकुंड जिसे कहा जाता है, क्योंकि हेमकुंड इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे क्या है, गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब है लोकपाल हेमकुंड में, ठीक है। लोकपाल इसको इसलिए कहा जाता है हेमकुंड ताल। अब देखो ये आपका चमोली में स्थित है, और यहाँ पर इसी हेमकुंड ताल या लोकपाल ताल के निकट सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने तपस्या की थी इसी ताल के निकट। इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा है जिसको हेमकुंड साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है, और इसी ताल के निकट से ही लक्ष्मण गंगा का उद्गम भी होता है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। उसके बाद सिद्धताल हो गया, लिंगताल, मणिताल, झलताल, आश्रिताल, सूखाताल, गोहनाताल, मातृकाताल, काकभूषणी ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल, गुडियार ताल, और ये 18 यहाँ पे, ठीक है। 18, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 21। 18 है रूपकुंड दोस्तों, ये थराली विकास खंड में है चमोली में। और रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल किसे कहा जाता है, तो रूपकुंड को कहा जाता है, क्योंकि इस ताल से आज भी कंकाल प्राप्त होते हैं, मानव कंकाल। तो इसलिए रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। और इसी ताल के निकट त्रिशूल और नंदा घुंघटी पहाड़ियां भी स्थित है। उसके बाद होमकुंड मैंने आपको बता दिया, ये दोबारा यहाँ पे टाइप हो गया, हेमकुंड भी बता दिया, और संतोपत ताल भी बता दिया है, ठीक है। तो ये प्रमुख, इसको यहाँ पे कट कर दो, कितने प्रमुख 18 तालों के बारे में दोस्तों हमने यहाँ पे चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं
बात करते हैं प्रमुख जो परियोजनाएं हैं कौन कौन सी हैं। ये परियोजनाएं यहाँ पे और ये है नदियां। तो राजवक्ती जल विद्युत परियोजना ये नंदाकिनी नदी पर है चमोली में। विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना है अलकनंदा नदी पर। देवसारी बांध परियोजना पिंडर नदी पर है। मेलखेत बांध परियोजना ये भी पिंडर नदी पर है। मलेरी झेलम तमक परियोजना ये भी पश्चिमी धौलीगंगा पर है। उर्गम परियोजना ये है कल्प गंगा पर, क्योंकि उर्गम घाटी में बहती है कल्प गंगा और उर्गम घाटी में कल्पेश्वर मंदिर भी है दोस्तों, कल्प केदार मंदिर पंच केदारों में से एक। तो उर्गम परियोजना कल्प गंगा पर है। गोहना ताल परियोजना विरही गंगा पर है, गोहना ताल। बनाना परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना ये अलकनंदा पर है। नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना ये भी अलकनंदा पर है। और ऋषि गंगा परियोजना ये भी आपकी ऋषि गंगा पर है। तो ये ऋषि गंगा कौन सी वाली है, ये आपकी जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। जो डायरेक्ट अलकनंदा की सहायक नदी उस पर नहीं है ये ऋषि गंगा परियोजना, बल्कि जो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है ऋषि गंगा उस पर है ये। हिमनद कौन कौन से हैं, तो संतोपत हिमनद, भागीरथी हिमनद, बद्रीनाथ हिमनद, दूनागिरी हिमनद और हिपरा बमक हिमनद, ये कुछ प्रमुख हिमनद हैं चमोली में। उसके बाद बुग्याल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेदनी बुग्याल ये रूपकुंड मार्ग में स्थित है। अली बुग्याल ये भी वेदनी बुग्याल के निकट है। संतोपत बुग्याल जो कि माणा गांव के ऊपर स्थित है। पुंग बुग्याल ये गोपेश्वर रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है। कैला बुग्याल ये आपका बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ओली बुग्याल, उसके बाद सातवां है गुरसो बुग्याल, घस्तोरी बुग्याल, रताकोण बुग्याल, लक्ष्मण बुग्याल, फूलों की घाटी बुग्याल, नंदकानन बुग्याल, लुईटी बुग्याल, पनार बुग्याल और अंतिम है बगची बुग्याल। तो ये 14 महत्वपूर्ण बुग्याल है दोस्तों जो कि चमोली में स्थित है। इनके बारे में समझाने की जरूरत दोस्तों कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो आपको याद यहाँ पे करने ही होंगे और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पर्वत श्रेणियां दोस्तों, इसके कुछ पर्वतों की मीटर मतलब ऊंचाई आपको नोट करनी होगी। सबसे जो ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत, सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, 7,817 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी चोटी। फिर है कामेट उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 7,756 मीटर। फिर है नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर। और फिर है माणा 7,272 मीटर। उसके बाद बद्रीनाथ हो गया, चौखंबा, त्रिशूल, संतोपत, द्रोणगिरी पर्वत, गंधमादन पर्वत, हाथी पर्वत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हाथी पर्वत कहाँ है चमोली में। देवस्थान, नंदाखाट, नीलकंठ पर्वत, नंदा घुंगटी, गौरी, नर नारायण पर्वत और नर पर्वत, नर नारायण पर्वत या नारायण पर्वत और नर पर्वत, ये भी आपके चमोली में स्थित है। इनकी ऊंचाई भी यहाँ पे दी गई है इनके मीटर के हिसाब से। फिर घाटियां देखो आप यहाँ पे, प्रमुख घाटियां चिनाब घाटी, उर्गम घाटी और नीति घाटी। चिनाब घाटी दोस्तों ये चमोली के जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहाँ पे भी रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं, इसलिए इस घाटी को चमोली की दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है, चिनाब घाटी को। उर्गम घाटी ये भी चमोली में है और नीति घाटी ये भी आपकी चमोली में है। प्रसिद्ध गुफाएं व्यास गुफा, गणेश गुफा और स्कंद गुफा और मुचकंद गुफा, ये आपके कहाँ है दोस्तों, ये चारों गुफा आपके बद्रीनाथ में है। जबकि जो टिमरसेन गुफा है दोस्तों ये चमोली की नीति घाटी में है। चमोली की नीति घाटी में आपकी टिमरसेन गुफा, भगवान शिव की ये गुफा है। नीति घाटी में टिमरसेन नामक स्थान पर टिमरसेन गुफा, भगवान शिव की ये गुफा है। और ये जो अन्य 4 गुफाएं थी ये बद्रीनाथ में है। कुंडों की अगर बात की जाए दोस्तों, बैराज कुंड ये ठंडे कुंड है सारे, ठीक है। पहले हम ठंडे कुंडों के बारे में बात करेंगे। ये नंदप्रयाग के दसोली में स्थित है। उसके बाद वेदनी कुंड, यहाँ पर जो नंदा देवी राजजात यात्रा पर वेदनी बुग्याल स्थित है वहीं पर है वेदनी कुंड। बैतरणी कुंड ये कुंड गोपेश्वर में है और इस कुंड को वैतरणी कुंड को रति कुंड भी कहा जाता है। तो रति कुंड किसे कहा जाता है, वैतरणी कुंड को। फिर है ऋषि कुंड। फिर है दोस्तों होम कुंड, नंदा देवी राजजात यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है। सप्त कुंड, नंदी कुंड, गौरी कुंड, रूप कुंड, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। उर्वशी कुंड, उर्वशी कुंड, ठीक है, उर्वशी कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और सत्यपथ कुंड। गर्म कुंड की बात की जाए तो तप्त कुंड, ये गर्म कुंड है, बद्रीनाथ मार्ग पर है।
भाप कुंड ये भी आपका जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। गर्म कुंड, नारद कुंड ये भी आपका बद्रीनाथ मार्ग में स्थित है, जहां से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति निकाली थी। और ये 3 गर्म कुंड है चमोली में। जलप्रपात कौन सा है? तो वसुधारा जलप्रपात, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो ये कुंड और जलप्रपात है दोस्तों चमोली जनपद में। दोस्तों अब बात करेंगे चमोली जनपद के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बारे में। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में? सबसे पहले आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और यह है आपका चमोली में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल दोस्तों 624 वर्ग किलोमीटर, जिसका मुख्यालय है जोशीमठ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव पाए जाते हैं हिमालयन भालू, मोनार्क, कस्तूरी मृग। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखो 1982 में इसकी स्थापना होती है और 1988 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है। दूसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 को हुई। चमोली में स्थित है, 87.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मुख्यालय इसका भी जोशीमठ है और इसको 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसको 1988 और इसको 2005 में। फूलों की घाटी ये चमोली में है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्मिथ के द्वारा 1931 में। प्रमुख जीव पाए जाते हैं यहाँ पे कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू। नेक्स्ट यहाँ पे केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ये दोनों जनपदों में फैला हुआ है। 1972 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 957 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख यहाँ पे जीव पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और जंगली सुअर। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। अब यहाँ पे चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में एक नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में दोस्तों बहुत सारे क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, बहुत सारे वन्यजीव विहार हो सकते हैं। तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें जो आपका ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी इसमें सम्मिलित है और साथ ही साथ जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इसमें सम्मिलित है। तो इसको 1988 में स्थापित किया गया। ये आपका चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये काफी बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वन्यजीव विहार भी हो सकते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र थे चमोली जनपद में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली जनपद के प्रमुख संस्थानों के बारे में। जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये आपका गोपेश्वर चमोली में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये आपका दोस्तों गोचर चमोली में है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा। और तीसरा है उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज, ये आपका कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में। तो कोई इससे ज्यादा वैसे संस्थान है नहीं चमोली में, यही है कुछ महत्वपूर्ण। इससे ज्यादा आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण यही थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली जनपद के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1864 को नंदप्रयाग चमोली में और इनका निधन हुआ 23 मार्च 1943 को। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, जिनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा जी को। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना में। और 1919 को कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में
बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था। 1921 में इन्होंने गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर के इनको अध्यक्ष चुना गया था और 1943 में इनका निधन हो गया था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ये भी चमोली से थे। उसके बाद है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और इनको जो पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इनके पुरस्कारों से सम्मानित। चंडी प्रसाद भट्ट जी एक पर्यावरणविद है। 23 जनवरी 1924 को गोपेश्वर चमोली में इनका जन्म होता है। 1956 में दोस्तों इनकी मुलाकात होती है सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण जी से। उनका इनकी जिंदगी पर बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 1964 में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी गोपेश्वर में। तो मतलब पर्यावरण में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हेतु। इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री पुरस्कार, उसके बाद 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार, 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, 2005 में पद्म भूषण, 2008 में जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि इन्हें दी गई। और उसके बाद 2010 में दोस्तों रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया और 31 अक्टूबर 2019 को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट जी को। एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के चमोली से। तो सारे पुरस्कार यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं क्योंकि अक्सर यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे गौरा देवी, जिनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन जिसके लिए प्रसिद्ध है। और ये चिपको आंदोलन दोस्तों पर्यावरण का इतना प्रसिद्ध आंदोलन हुआ कि हर जगह मतलब ये चिपको आंदोलन के चर्चे होने लगे थे उस समय। एक और गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका जन्म हुआ 1925 को लाता गांव चमोली में और इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1991 को। इनके पिता का नाम नारायण सिंह था और पति का नाम था मेहरबान सिंह, जो कि रैणी गांव के थे। 1972 में गौरा देवी रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी जाती है और 26 मार्च 1974 का दिन था दोस्तों। बहुत सारे जो सरकारी अफसर थे, वन विभाग के लोग, वो वनों को काटने के लिए इनके वनों में आए थे। अब देखो आप सभी जानते हैं कि जो पहाड़ की औरतें होती हैं उनकी जो जीवन वो पहाड़ों में ही कटता है और उनकी जो रोजी रोटी होती है वो पहाड़ के जो जंगल होते हैं, क्योंकि जंगलों से इन्हें लकड़ी प्राप्त होती है। इनके जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको पालने के लिए चारा चाहिए तो जंगल से लाना पड़ता है। तो वन विभाग के लोग जब वहां पर वनों को काटने के लिए आ रहे थे तो रैणी गांव की महिलाएं जंगल की ओर गई और सीधे पेड़ों से लिपट गई और इसी आंदोलन को कहा गया दोस्तों चिपको आंदोलन। इनका कथन था कि अगर मतलब हम कुलमा के पेड़ों को नहीं कटने देंगे, भले ही आप हमें आरी से काट दीजिए। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है और चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता है रैणी गांव में वो थी गौरा देवी। 1986 में इन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था चिपको आंदोलन के लिए। आगे है कल्याण सिंह रावत। इनका उपनाम मैती भी है क्योंकि मैती आंदोलन इन्होंने चलाया है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध आंदोलन है मैती आंदोलन। कल्याण सिंह रावत जी का जन्म 19 अक्टूबर 1953 को चमोली के बैनोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है त्रिलोक सिंह रावत और माता का नाम है विमला देवी। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती मंजू रावत। 1974 में कल्याण सिंह रावत जी द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई। 1987 में इन्होंने राजगढ़ी रवानी घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई थी और 1995 में कल्याण सिंह रावत जी द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत ग्वालदम चमोली से की गई थी। क्या होता है दोस्तों ये मैती आंदोलन? तो ये एक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। इसमें क्या होता है कि जब भी विवाह होता है किसी लड़का लड़की का, तो विवाह के समय जो दूल्हा या दुल्हन होती है वो एक पौधे का रोपण करती हैं और उस पौधे को बड़ा करने की जो जिम्मेदारी है होती है वो
लड़की के मायके वालों की होती है। तो इससे देखो, जहां भी शादियां होती है वहां पे एक पेड़ का रोपण किया जाता था, और उस पेड़ को बड़ा करने की, उस पेड़ को संरक्षित करने की, सुरक्षित करके बड़ा करने की जिम्मेदारी होती मायके वालों की। तो इस प्रकार से दोस्तों शादियां होती रही और पेड़ पेड़ लगते रहे, वृक्षारोपण होता रहा और पेड़ों की संख्या बढ़ती रही। तो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों कल्याण सिंह रावत जी का, इनके मैती आंदोलन का। और इनका संबंध भी कहां से है? चमोली से। तो ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों चमोली जनपद से। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इनके बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो समसामयिक घटनाएं हैं पिछले 2-3 सालों की चमोली जनपद से संबंधित। चमोली में बना उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क। उत्तराखंड वन विभाग की ओर से दोस्तों आर्किड के संरक्षण के लिए चमोली जिले में गोपेश्वर के समीप खल्ला गांव में भारत का पहला आर्किड पार्क स्थापित किया गया है। और ये आर्किड पार्क दोस्तों उत्तर भारत का पहला पार्क है। तो उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क कहाँ खोला गया? चमोली के गोपेश्वर में। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, प्रसिद्ध साहित्यकार शिवराज सिंह रावत निसंग का निधन। शिवराज सिंह रावत ये चमोली जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और 2 जून 2021 को इनका निधन हो गया। 2 जून 2021 को प्रसिद्ध साहित्यकार शिवराज सिंह रावत निसंग का निधन हो गया 2 जून 2021 को। और ये कहां से थे? चमोली जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी थी, जैसे पेशावर गोली कांड का लोहा पुरुष इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उत्तराखंड में नंदा जाट और सृष्टि का रहस्य। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवराज सिंह रावत निसंग जी की। और ये क्या थे? ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड के माणा में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। भारत का जो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन विकसित किया गया है दोस्तों चमोली के माणा गांव में, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 11,000 फीट। 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। 21 अगस्त 2021 को दोस्तों देश के इस सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन को देश को समर्पित किया गया। कब किया गया? तो 21 अगस्त 2021 को। 21 अगस्त 2021 को देश के इस सबसे ऊंचे हर्बल गार्डन को देश को समर्पित किया गया। इस हर्बल गार्डन में दोस्तों लगभग 40+ प्रजातियों को यहाँ पे संरक्षित किया गया है, संग्रहित किया गया है। इसके वैसे 4 भाग हैं इस हर्बल गार्डन के। प्रथम भाग में भगवान बद्री विशाल से संबंधित प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जबकि दूसरे भाग में अष्टवर्ग जड़ी बूटी समूह को संरक्षित किया गया है। तीसरे भाग में इसके सोसुरिया कुल से संबंधित पौधों को संरक्षित किया गया है, जबकि इसके चौथे भाग में अल्पाइन श्रेणी की दुर्लभ प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। तो 4 भाग हैं इस हर्बल गार्डन के। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, चमोली जनपद के विकास खंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। चमोली जनपद का एक प्रसिद्ध विकास खंड था घाट, जिसका अब नाम क्या हो गया है? नंदा नगर हो गया है। और ये कब से प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2022 से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है कि चमोली के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? तो घाट विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर वणिराम अंथवाल की पुस्तक ओखाण को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ओखाण पुस्तक है दोस्तों किसकी? डॉक्टर वणिराम अंथवाल जी की। और डॉक्टर वणिराम अंथवाल पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग में इतिहास विभाग के प्राध्यापक हैं। इन्होंने ये ओखाण पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड की विभिन्न ओखाणों को संग्रहित किया है। और इस ओखाण पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आप सभी जानते होंगे, अगर आप गढ़वाल में हैं, गढ़वाल से हैं, तो ओखाण क्या होती है? क्योंकि ओखाण एक गढ़वाली शब्द है। जिस प्रकार से हिंदी में मुहावरे और कहावतें होती हैं दोस्तों, उसी प्रकार से गढ़वाली में जो गढ़वाली कहावतें होती हैं उन्हें ओखाण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ये होता है ओखाण। तो ये कुछ समसामयिक घटनाएं थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। वीडियो दोस्तों काफी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, टारगेट बना रखे कि जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो आप भी दोस्तों इसी प्रकार से सहयोग कीजिए, मेहनत कीजिए। आप लगातार जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको
अच्छे से पढ़ें, लगातार रिवीजन करते रहें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रत्येक लेक्चर की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। बाकी डिटेल्स नोट्स दोस्तों सभी जनपदों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगर प्रशासनिक ढांचे की, तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 3 है, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। तो चमोली जनपद की जो थराली विधानसभा सीट है वो SC हेतु आरक्षित है। उसके बाद कुल 12 तहसीलें हैं चमोली जनपद में। चमोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली, देवाल, नारायणबगड़, आदिबद्री, जिलासू, नंदप्रयाग और घाट। उसके बाद विकास खंडों की अगर बात की जाए तो 9 विकास खंड हैं चमोली जनपद में। कौन कौन से हैं? कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, नारायणबगड़, पोखरी, देवाल, घाट और दसोली। वैसे यहाँ से दोस्तों वैसे सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चमोली जनपद की SC हेतु कौन सी विधानसभा सीट आरक्षित है, तो वो है थराली। और कई बार प्रश्न इस प्रकार से बनता है, ये आपको देखो आपको 1 या 2 बार इनको देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सा तहसील चमोली जनपद का नहीं है या कौन सा विकास खंड चमोली का नहीं है। आगे बात करेंगे जनसंख्या की, तो 3,91,605 चमोली की जनसंख्या है। जनघनत्व यहाँ पे 49 है और लिंगानुपात यहाँ पे 1019। साक्षरता दर है 82.65%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 93.40%, महिला साक्षरता दर है 72.32% और दशकीय वृद्धि है चमोली की 5.74%। तो ये है इस प्रकार से दोस्तों चमोली जनपद का प्रशासनिक ढांचा। तो चमोली जनपद दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आज की वीडियो सच में दोस्तों काफी लंबी ये बन चुकी है, क्योंकि चमोली जनपद बहुत ही बड़ा जनपद है दोस्तों। जनपद क्योंकि देखो क्षेत्रफल भी तो इसका बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया है कि ये हो गया एक पहाड़ी जनपद, और यहाँ पे नदी नाले या जो दर्रे हैं, रिवर सिस्टम, पर्वत श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं। तो इसमें क्या हो गया है, टाइम लग चुका है, पर्यटक स्थल यहाँ पे बहुत सारे हैं। और अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं अभी तक आपको 3 जनपद करा चुका हूँ गढ़वाल मंडल के, तो गढ़वाल मंडल से अगर प्रश्न बनेगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं 3 जनपदों से बनेगा, देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया। बाकी आपको नोट्स इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।